अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज। हमारे आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कौन रिप्लेसमेंट होगी, आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेशनल T20 टूर्नामेंट में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद कुछ यंग खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए अपने चांसेस बढ़ा लिए। साथ ही साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में प्रीव्यू करेंगे हम मर्सीसाइड डार्बी का, साथ में मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल पे बात होगी, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द डार्बी डी इटालिया इन इटली। तो आज बहुत कुछ हमारे शो में, प्लस आपके इनामात भी होंगे, आपके सवाल। इन सब बातों पर बात करने के लिए और नज़र डालने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह रेहान उल हक और हसन चीमा। और शुरुआत होगी मिसबाह के साथ। मिसबाह हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ सिलेक्टर, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी नवंबर 30 तक अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है वो चलेगा, और उसके बाद जाकर वो रिप्लेसमेंट उनकी आएगी। तो रेहान, इस पर क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मिसबाह इज़ ऑल्सो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं, तो आपके लिए शायद इट माइट नॉट बी दैट ईजी टू टॉक ऑन दिस, लेकिन अगर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से अभी इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो में देखें तो मिसबाह जब आए थे तो उस वक्त जो मेन वजह थी उन्हें चीफ सिलेक्टर बनाने की वो ये थी कि इट वाज सेड कि पाकिस्तान डिड नॉट हैव गुड इनफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। एंड मिसबाह ने जब कल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये वाली बात की कि अब मैं फील करता हूँ कि हमारा सिस्टम इतना मुस्तहकम हो गया है कि इट इज़ फाइन कि नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस एज फार एज दिस इज़ कंसर्न। डिस्कस। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बात करें कोच और चीफ सिलेक्टर की, आई ऑनेस्टली थिंक कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर एक बंदे से आप ना सवाल पूछें और उसके पास सारी अथॉरिटी हो, दैट इज़ नेवर गुड फॉर एनी टीम। ठीक है, इवन इफ़ यू गिव दैट अथॉरिटी टू मी अलोन ऑन दिस शो, द शो विल सफ़र बिकॉज मैं अपनी मर्जी करूँगा। देयर हैज़ टू बी this argument there has to be this difference in opinion, that is how you get the best possible outcomes. तो मिसबाह के पास जो ये रोल था कि बैटिंग कोच, हेड कोच एंड चीफ सेलेक्टर, दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के अब आप जो भी चीफ सेलेक्टर लेके आएंगे एटलीस्ट देयर विल बी एन आर्ग्यूमेंट, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स शेयर्ड एंड दैट्स बेसिकली आर्ग्यूड विद एंड अगेंस्ट, तो दैट्स अ गुड थिंग। दी अदर थिंग इज़ कि जो आपने बात की कि सिस्टम इतना डेवलप हो गया या नहीं हुआ, देखिए सिस्टम की अगर आप बात करें तो सिस्टम एक साल में डेवलप नहीं होते अगर वो लेट्स जस्ट कॉल की सिलेक्शन एसओपीज ठीक है, आपकी डोमेस्टिक टीम्स आई, 6 टीमें बन गई, आप एक एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी अगर आप कह रहे हैं कि वही एसओपीज फॉलो होंगी तो दैट्स ऑल्सो थोड़ा मुश्किल नए चीफ सेक्टर के लिए कि आप उसको भी थोड़ी स्पेस दें कि वो अपने आइडियाज़ भी इंप्लीमेंट कर सके। देयर नीड्स टू बी दिस स्पेस क्रिएटेड कि एवरीवन गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर, एंड आई थिंक वो ये कहना कि जी वही एसओपीज फॉलो करने हैं, I think that wouldn't be good. Let the new person, whoever comes in, make his own decisions as well. लेकिन हसन, इन ऑल ऑनेस्टी, जब ये डुअल रोल्स दिए गए थे तो उसमें ऑब्वियसली द इंटेंशन वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो ये था कि जी एक ही पॉइंट हो, एक ही बंदा हो उज आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंसेज ऑफ द टीम, नंबर वन। दूसरी बात ये कि अगर आपको याद हो तो उस वक्त एग्जांपल दी जा रही थी हेसन की और न्यूजीलैंड के टाइम की कि दैट सिस्टम इज़ बीन रेप्लिकेटेड। So I mean, what went wrong? Do you think it was something which, क्योंकि देखिए कल से जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से हमने खैर काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी थेरीज भी सुनी है कि शायद इस वक्त ये किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस पे बात करें तो वी कुड क्लियरली सी दैट द टीम वाज स्ट्रगलिंग, बट which role do you think was more responsible for that particular performance? आई डोंट थिंक आप एक स्पेसिफिक रोल की बात कर सकते हैं। जो जहाँ तक आपने बात की हेसन का एज सच ऐसा रोल नहीं था। आई थिंक साउथ अफ्रीका जो अभी लेके आया है ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान को कॉपी करते। मैं उसूली तौर पे तो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप बाकी स्पोर्ट देखें, फुटबॉल खास तौर पे देखें, तो उसमें आमतौर पे जो मैनेजर ही होता है वही सेलेक्टर, वही कोच का रोल अदा कर रहा होता है। और जनरली आई थिंक क्रिकेट में भी मेरा ये ख्याल था कि एवेंचुअली ये आएगा, और ये आया, बट लाइक गलत जगह पे आया, क्योंकि मे बी 10-15 साल बाद इट वुड बी मोर कॉमन। बट लाइक द प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो है वो ये है कि पाकिस्तान में, जैसे रेहान ने बात की, एक बंदे को जब अथॉरिटी दे दें तो उसे कोई पूछता नहीं। इन एक हेल्दी सोसाइटी में या एक हेल्दी कल्चर में इस तरह की बात रहती है, अगला बंदा अकाउंटेबल होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या मसला होता है, मैं भी पिछले 2-3 दिन से कुछ पाकिस्तान के प्लेयर से भी बात कर रहा था कि वो ये कहते हैं कि कई दफ़ा हमें डिसएग्री भी करना हो
तो आपके दिमाग में हमारे कल्चर में अथॉरिटी और बड़ों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप आगे बोल नहीं सकते एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो वो अगर किसी बंदे के पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो बेशक आप उसके साथ डिसएग्री भी करें, आप उसको चैलेंज नहीं करते हैं। आई थिंक इस टीम में प्रॉब्ली बाबर बिकॉज वो कम्प्लीटली सेफ है, कप्तान है, ये सब कुछ है, वो शायद चैलेंज करता। बट बियॉन्ड दैट इवन अगर आप शाहीन अफरीदी हैं या इवन अगर आप कोई सीनियर प्लेयर हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज आपका कल्चर उस तरह का नहीं है। ये इस तरह की चीज़ ठीक है। हॉलैंड की फुटबॉल टीम हो या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हो तो आई एम श्योर कि उसमें ज़्यादा कामयाबी से चल जाएगी। और एक दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान एक दफ़ा गोरे कामयाबी से कर लेंगे फिर हम कॉपी कर लेंगे। तो बेसिकली हसन कह रहे हैं कि जी अगर ये कोई और सक्सेसफुली कर लेगा तो हम उसे कॉपी कर लेंगे। अच्छा, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी जब ये अपॉइंटमेंट हुई थी तो आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज मिसबाह-उल हक का आई थिंक ये हम पहले भी एक्नॉलेज कर चुके हैं कि एटलीस्ट जितनी रीडिंग या जितनी इन्फॉर्मेशन मिसबा के पास है, जितनी असेसमेंट मिसबा करते हैं ऑन द लोकल डोमेस्टिक गेम, शायद ही कोई हो इज़ दैट नॉलेजेबल अबाउट द लोकल गेम। सो वी वर हैप्पी अबाउट दैट एंड उनकी कुछ डिसीजंस इमीडिएटली जो उन्होंने की वो आपके सामने नज़र भी आई। आपको इफ्तिखार का T20 टीम में आना उस पर्टिकुलर रोल में, मैं इफ्तिखार के बाकी फॉर्मेट्स में आने पे अभी ज़रा रुक जाएं, लेकिन मैं जो उसके पे बात कर रहा हूँ दैट वाज वन थिंग विच वी सॉ कि ओके ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड देयर। खुशदिल को साथ लेकर जाना, ठीक है, मतलब यस देयर वर सम अलार्मिंग सिलेक्शंस एज वेल, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल अगर आप कभी भी बात करें यानी किसी भी वर्ल्ड कप या मेजर इवेंट की बात करें तो वी बिलीव इन रेवोल्यूशन रादर देन इवोल्यूशन, ठीक है। और आप ये देखें कि Misbah has come and he's made some really good decisions. He's also made some really questionable decisions. Just wanted to say this कि अगर आपकी कोई भी टीम इतनी सक्सेसफुल रही हो, स्पेशली आपकी T20 टीम इतनी सक्सेसफुल रही हुई, आप सीरीज हार जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप 3-0 हार जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इवन। द पॉइंट इज कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उससे पहले कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं था, दैट इज़ रॉन्ग। दैट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज टू योर प्लेयर्स। सो बेसिकली जो हसन ने बात की उसमें आई डोंट ब्लेम मिसबाह, आई ऑनेस्टली इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कल्चर के आपके यहाँ ये होता है कि इवन यू मैनेज अ क्रिकेट टीम, वी मैनेज अ क्रिकेट टीम, उसमें मसला ये होता है कि वो सोचते हैं ये बंदा अथॉरिटी में हम इससे बात कर सकते हैं कि नहीं। जब भी कोई नया बंदा आता है हमें उसको बताना पड़ता है यार आप हमसे बात कर सकते हो, इफ यू हैव एनी डिसएग्रीमेंट यू कैन कम टॉक टू अस, बट दैट्स अ कल्चरल इशू, राइट। और अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट रियलाइज़ कि पाकिस्तान के अंदर जब आप नीचे क्लब क्रिकेट से वो खेलते आ रहे हो और जब आप इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट में आप कभी अपने कोच को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप अपने सीनियर्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते। वहाँ पे तो काफ़ी हद तक उस्ताद शागिर्द वाला रिलेशन, यही रिलेशन होता है इवन टू द पॉइंट कि आप अगर आपके कोच ने कह दिया आपको सडनली कि आप लेग स्पिनर, उसने आपको कह दिया कि यार नहीं तुम लेग स्पिनर नहीं तुम बैट्समैन हो, तो वो अगले दिन बेचारा बॉलिंग करवाना ही छोड़ देगा, वो करना शुरू कर देगा उसके कोच ने कहा होगा। सो दैट इज़ अ कल्चर दीज गाइज ग्रो अप इन। तो उसके बाद जब वो इस लेवल पे आते हैं, जब आप वो देखते हैं एक ही बंदे के पास सारी अथॉरिटी है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो लाइक Misbah is not the one to be blamed here. The thing is कि अब जब आप एक बंदा उसके साथ लेके आएंगे, आपको ये चाहिए उसको भी आप empower करें। It is very important to empower your top 3-4 people in your structure, including your captain. The captain needs to अब आप सिलेक्शन कमेटी बना ली, वो 30 बंदे सेलेक्ट कर ले या 25 सेलेक्ट कर ले, फाइनल डिसीजन स्टिल कम्स डाउन टू द कोच एंड द कैप्टन कि किस 11 में खेलना है। और द कैप्टन इज़ बेसिकली बंदा जिसके ऊपर सारे सवालात उठते हैं, हम सवाल उठाते हैं, मीडिया सवाल उठाते हैं, सब उठाते हैं, तो कैप्टन की फाइनल डिसीजन होनी चाहिए कि उसको क्या टीम किन कंडीशंस के लिए चाहिए। अच्छा जी, जो इस वक्त नाम सामने आ रहे हैं कि कौन मिसबाह-उल हक को रिप्लेस कर सकते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नेम है दैट इज़ ऑफ फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम साहब, जो पाकिस्तान के पहले बॉलिंग कोच भी रह चुके हुए हैं, साथ में पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट कोच, एंड कम्स विद अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड रेज्यूमे। और जब आई बिलीव जब CEO वसीम खान साहब से पूछा कि जी क्या मोहम्मद अकरम साहब कंफर्म्ड है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ही इज़ पार्ट ऑफ अ 3 हॉर्स रेस फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो हसन, अगर उन्होंने किसी बाकी नाम नहीं लिए तो आई एम गेसिंग Akram bhai is the leading horse in this particular race. I like the terminology being used here, लेकिन I don't know, I think पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब भी कोई चीज़ कोई ताल्लुक की बात हो तो आपको जब तक कंफर्म नहीं हो जाती तब तक आपको रुक जाना चाहिए, या फिर प्रॉब्ली सलीम खालिद के सब ट्विटर फीड पे होगा कि एक्चुअली चीफ सेलेक्टर कौन बन रहा है। बट बिकॉज आई थिंक हमें या पब्लिक को तो बाद में पता चलेगा, लीक तो पहले हो चुकी होगी ये खबर कौन बनेगा। आई होप कि जो भी आता है
अगर अकरम भाई आते हैं या मोइन भाई आते हैं, मतलब और भी जो नाम चल रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर गाइज जिन्होंने मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक मॉडर्न क्रिकेट खेली है, 2000s में भी खेल रहे थे, कई ऐसे हैं जो T20 भी खेले थे, तो दैट इज़ गुड। एंड द अदर थिंग इज़ कि ये लोग PSL के साथ या डोमेस्टिक टीम्स के साथ अटैच हैं। कई लोग मोहम्मद वसीम की भी बात करें, आई डोंट थिंक मतलब कि क्योंकि जो ऑलरेडी वो वहाँ पे नॉर्दर्न में जो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उनको लाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आप स्ट्रगल करते हैं डोमेस्टिक कोचेज़ के लिए। इस साल भी 3-4 नए डोमेस्टिक कोच आए, तो अगर एक बंदा एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है इन हिज रोल, तो लेट हिम एक्चुअली बिल्ड अ स्ट्रक्चर देयर। ठीक है, तो आई डोंट नो कि कौन बनेगा। आई होप हुएवर इट इज़, हमारी तो उनके साथ दुआएं ही होंगी, एंड आई होप कि जो भी आए वो मतलब प्रोग्रेसिव सोच का ही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 20 सालों में कई दफ़ा ठोकरें खा चुकी है विद एक तकिया नुसी सोच। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर खैर वैसे यहाँ पर हसन ने ले लिया मोइन भाई का। यहाँ पर मैं तो इस वक्त ये कहूँगा कि आई मीन जस्ट एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर इस वक्त क्योंकि आज़म खान की सिलेक्शन के नाम आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक मोइन भाई शुड सॉर्ट ऑफ लाइक आई मीन मतलब उसमें ऑटोमेटिकली लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर देना है बिला वजह के। इस वक्त वो बेचारा मेरिट पर ही डिजर्व अ चांस एट द टीम, तो लोगों ने ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम ये है कि अगर मोइन खान कम्प्लीटली क्रिकेट खेलने के बाद कहते हैं कि जी मेरा पाकिस्तान क्रिकेट से ज़ीरो ताल्लुक, और एक्चुअली में उनका ज़ीरो ताल्लुक होता, और आज़म खान फिर भी किसी डोमेस्टिक टीम में खेलते, फिर भी लोग यही बात करते हैं, बिकॉज दैट्स अ प्रॉब्लम विद सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन वेयर एवर यू गो। और उसका बच्चा जब भी आता है तो यही सवाल आते हैं कि जी अपने बाप की वजह से टीम में आया। ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट्स गोइंग टू हैपन इन एनी केस, सो आई डोंट थिंक दिस शुड बी लिंक्ड टू दैट। The other thing that Hassan mentioned, I just wanted to talk about Mohammad Akram here, is कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रेसिव कोचिंग की आपने बात की कि आप डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेयर्स के साथ आप रहे हो कोच के मुताबिक। कोच का काम है प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना, उनको बेस्ट पॉसिबल उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे वो परफॉर्म कर सकें। तो मोहम्मद अकरम इज़ यूज टू फ्रेंचाइज क्रिकेट, नॉट ओनली PSL, he's worked in England as well, he's worked in Canada as well, in the GT20 there as well। तो जितने भी लोगों से आप बात करें उनकी रेपुटेशन विद प्लेयर्स इज रियली गुड, इवन फॉरेन प्लेयर्स, यंग फॉरेन प्लेयर्स, आपके लोकल आपके यंग फास्ट बॉलर्स, ऑल ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु विल एम्पावर यू, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड एट दिस लेवल। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप यकीन माने वो जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा तो कोई उसमें टैलेंट था कि वो पहुंच गया उस लेवल पे। आप उसकी गेम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7% चेंज कर सकते हैं, यू कांट कम्प्लीटली चेंज हाउ ही प्लेज। सो द कोच's जॉब इज़ टू मेक हिम comfortable in his own role and allow him to perform. So Mohammad Akram is I think is a very good name. And one other thing कि अकरम भाई का ये भी आप कंसिडर करेंगे, तो हॉलमार्क रहा है ज़ल्मी का 5 साल में, ये है कि उनका बहुत पेशेंस रहती है अपने प्लेयर्स के साथ। इवन अगर इस साल देखें टॉम बैंटन कम्प्लीटली फेल्ड PSL में, प्रॉब्ली मेंटली ड्रेन्ड आया था बाय द टाइम ही गॉट देयर, लेकिन उन्होंने उसको रेगुलर चांसेस दिए। हैदर को देखें रेगुलर चांसेस दिए, और उनके जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। और अगर एक सिलेक्टर के रोल में आई थिंक दैट वो सोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पे ये होता है एक सीरीज़ आप छोड़ें, एक मैच हार जाते हैं तो आप 11 प्लेयर बदलने पे आ जाते हैं। तो मतलब कि जो उनका टेम्परामेंट है आई थिंक दैट इज़ उस तर्ज का। और मोइन भाई का भी इसी तरह करके गए ना, कोयटा को देखें, और स्पेशली आपने आज़म की अगर पहले बात की तो जितना PSL 3 PSL 4 पिछले 2-2.5 सालों में मोइन भाई ने ख़ास तौर पे इवन नदीम उमर ने आज़म के ऊपर जैसी बातें सुनी हैं, एंड अब ऑब्वियसली लोगों के सामने है कि वो जो बातें कर रहे थे वो ठीक सही कर रहे थे। तो उस टेम्परामेंट का बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है कि समवन हु कैन हैंडल ये जो सारा मीडिया का और पब्लिक का प्रेशर है। ठीक है जी, ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बस एक मुख्तसरन बात इन्होंने मोइन भाई और नदीम उमर की बात की, नदीम भाई की बात की, और आज़म खान। तो मुझे आज तक याद है कि जब पहली दफ़ा आज़म सेलेक्ट हुए थे तो जब नदीम भाई से किसी ने पूछा तो मुझे नदीम भाई की आवाज़ आई। नदीम भाई ने कहा कि जी जिस दिन इस बच्चे के बल्ले पे गेंद लगी ना तो वो स्टेडियम के बाहर से ही मिलनी है आपको, और वो आपको कॉन्स्टेंटली नज़र आ रहा है जिस किस्म की हिटिंग आज़म कर रहे हैं। एक छोटी सी और भी न्यूज़ है जी, वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर करता चलूँ। आज ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही है कि नेशनल T20 में एक प्लेयर को एक करप्ट अप्रोच या सस्पिशियस अप्रोच हुई है, वो उसने रिपोर्ट की है टू द अप्रोप्रिएट फोरम। उस पर जैसे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होगी तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इट्स अ गुड थिंग दैट आवर प्लेयर्स आर नाउ विजिलेंट एंड नो कि इस टाइप की अप्रोचेस जो हैं वो फ़ौरन रिपोर्ट करनी होंगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल T20 पर और बात करेंगे। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज।
जरा बात करेंगे एक्चुअल मैचेस की इन द नेशनल T20। हमें इस वीकेंड पे भी बहुत मज़ेदार मैचेस देखने को मिले। इस वीकेंड कह रहा हूँ, इस वीक में भी, मैं असल में इस वक्त संडे मोड में ऑन हो चुका हुआ। इस वीक में भी जी हमें बहुत दिलचस्प मैचेस देखने को मिले और जो एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही कंसिस्टेंटली, वो रही एक ऐसी टीम की जिसे टूर्नामेंट की शुरुआत से ही इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया, चाहे उनकी फील्डिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, चाहे उनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग हो, लेकिन उस टीम ने मुसलसल अच्छी कारकर्दगी के बाद अब अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली है, एंड दैट इज़ सरफराज अहमद सिंध। और उसमें हसन अगर बात करें तो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स जो रहे हैं पिछले दो तीन मैचेस में, एक तो ऑब्वियसली दानिश अजीज़, और दानिश अजीज़ का मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जितना पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने उन्हें बैक किया है दानिश अजीज़ को, आज़म खान साहब ने और इन सब ने, मैं बल्कि इनफैक्ट जब दानिश ने स्कोर किया मैंने सबसे पहले आज़म भाई को मैसेज किया, मैंने कहा आज़म भाई जितना आपने इस बच्चे को बैक किया है ना, मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको भी रिकमेंड किया था मुल्तान के लिए, उसे उठा ले। तो सारी बात एक वो, एंड दूसरा देन ऑफ कोर्स आज़म, द वे ही हैज़ प्लेड सो फार। और अब ये वाली बात कहना गलत नहीं होगी कि आज़म शुड डेफिनेटली एटलीस्ट बी कंसिडर्ड फॉर अ मिडल ऑर्डर हिटिंग रोल। इस पर आगे जाकर हमें ट्वीट्स भी आए हैं और क्वेश्चंस भी आए हैं, और यही मैं बात कहना चाह रहा था कि जब इस वक्त आज़म इज़ इन द रनिंग फॉर द टीम, तो मोइन भाई को इस वक्त थोड़ा सा ना शुड वेल लेफ्ट कर लें इस वक्त वाली बात। हाँ प्रॉब्ली, एंड ऑल्सो बिकॉज के मतलब आई थिंक के प्रॉब्लम उनको कोयटा की जॉब का भी आएगा दरमियान में बात। तो जहाँ तक दानिश और आज़म की बात, आई थिंक हमने शो से पहले टूर्नामेंट से पहले जब शो हुआ था तो तब बात की थी कि आज़म को एक फ्लोटर का रोल देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह का प्लेयर सिंध के पास भी और कराची की भी जो टीमें रही हैं उनके पास नहीं रहा। आमतौर पर उनकी जो पावर है हमेशा ऊपर ही रही है, शाज़ेब हसन हो, खुरम मंजूर हो, अब शर्जील खेल रहा है, खालिद लतीफ़ हो, जनरली ऊपर के 2 नंबरों में उनकी सारी पावर रही है। एक तो इनको फ़ायदा हो गया कि आज़म के आने से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। दूसरा जो दानिश का था कि मतलब कि अगर आप ओवरऑल देखें बिटवीन लाइक अगर आप 1 डे खेल रहे हैं या आप 4 डे खेल रहे हैं, तो सऊद शकील जिस लेवल का प्लेयर है, दानिश इज़ नॉट दैट लेवल ऑफ प्लेयर। लेकिन इस फॉर्मेट में दानिश का प्रॉब्ली हैज़ अ हायर पोटेंशियल। और ये एक खूबसूरती है जब लंबा आप टूर्नामेंट कराते हैं, 10 मैचों का कराते हैं कंपेयर टू पहले 5 साल, या ऐसे भी रहेंगे 3-3 मैचों के टूर्नामेंट भी होते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक के। तो जब लंबा टूर्नामेंट कराते हैं तो टीमें फाइनली मतलब चेंजेस करके अपनी एक्चुअल बेस्ट 11 पे उतर आती हैं। सिंध का यही रहा है कि हाँ अभी भी उनका मतलब चौथे पेसर 5वें बॉलर का इशू है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो कम्प्लीटली स्टेबलाइज हो गया है। और रिहान ने एक नंबर शेयर कर रहा था सरफराज के ऊपर भी कि जब सरफराज खेलते हैं और प्लेयरों के साथ, और मतलब जब रन रेट तेज़ होता है तो वो भी तेज़ खेलते हैं। तो ये बाय हैविंग आज़म देयर, बाय हैविंग दानिश देयर, बाकी भी जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इवन यू लुक एट समबडी लाइक अनवर अली, के अनवर अली पे बेशक कोयटा में हो या कराची की टीम से हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था, क्योंकि डेजिग्नेटेड हिटर वो था कि करना है तो उसी ने करना है। अब सुहेल खान भी अगर खेल रहा है और दानिश अजीज़ भी खेल रहा है, तो अनवर के ऊपर, अनवर कैन एक्चुअली प्ले नॉर्मली। वो जो उस मैच में जिसमें 30 KP के खिलाफ जो मैच था 34 for 7 हुए थे, तो अनवर ने आके अपनी नॉर्मल बैटिंग की बजाय इसके कि आके चलाने वाली। तो सिंध का आई विल डू द नंबर्स लेटर, तो सिंध का दे फिगर्ड आउट देयर बेस्ट 11। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना सरफराज की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट सरफराज। अपने पिछले शो में भी कहा यार इट्स हार्टनिंग टू सी दैट इज़ अमंग्स द रन्स, ठीक है। और अब हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी सरफराज की तरफ से। मैं स्पेसिफिक्स ऑफ द मैच में ज़्यादा इसलिए नहीं इस वक्त जा रहा क्योंकि अब ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गए मैचेस को, लेकिन अगर अब सरफराज की जो आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट सरफराज, क्योंकि एक ओवरऑल पाकिस्तान में ये सेंस रही है पाकिस्तानी फैंस में कि सरफराज को ऊपर खेलना चाहिए, सरफराज को पहले आना चाहिए, एंड वी इन द लास्ट कपल ऑफ मैचेस, हाउ डू यू असेस हिज स्ट्रैटेजी? आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि as Hassan mentioned, Azam's role becomes really important. Not just Azam's role, because Sindh पहले struggle करता. अब when Sarfaraz is batting, तो he is either batting with Azam, either batting with Hassan और Danish, which means उसको पता है कि दूसरे end से जो है वो run rate increase होगा, which allows him time to take his singles, take his twos, and उसकी वजह से जब आप सरफराज को वो लिबर्टी देते हैं तो उसका अपना स्ट्राइक रेट भी इंक्रीज होता है, बिकॉज व्हेन सरफराज इज प्लेइंग हिज ओन गेम ही विल हिट बाउंड्रीज। जब वो मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है शॉट, जब वो ही ट्राइज टू गो बिग, देन इट बिकम्स a little difficult for him because he's not a power hitter. He is basically, he finds gaps, he has certain areas where he'll score runs.
तो जब आप उसको वो लिबर्टी अलाउ कर रहा है दूसरे एंड से बैट्समैन, तो उसका अपना स्कोरिंग रेट भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। एक चीज़ मैं बहुत इसमें इंपॉर्टेंट टच करना चाहता हूँ, ऑन आज़म खान एंड ऑल द हिटर्स दैट हैव डन रियली वेल इन द नेशनल T20 कप। मैं काफ़ी जर्नलिस्ट की भी ट्वीट्स पढ़ रहा था, फैंस की भी, कि आपकी पाकिस्तान टीम में एक एंकर होना चाहिए बाबर आजम, और उसके इर्द सबको तेज़ खेलना चाहिए। अब वो सबको तेज़ खेलने में आप उनको फेलियर भी अलाउ करोगे तो वो सब तेज़ खेलेंगे। अगर आप उनको फेलियर नहीं अलाउ करोगे, अगर आप ये कहोगे कि वो 2 मैचों में इसने 20 स्कोर नहीं किया, इसको निकाल दो, तो तीसरे मैच में वो बंदा अपनी जगह के लिए खेलेगा और वो 20 करेगा 18 बॉलों पे, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अ कल्चरल इशू। अगर आप उनको ये कहेंगे कि बाबर का ये रोल है, बाकी तुम सब ने तेज़ खेलना, इट डज़ नॉट मैटर कि तुम 2 या 3 या 4 मैचेस फेल हो जाओ, हम तुम्हें फिर भी चांस देंगे, तो दे विल प्ले विद मोर फ्रीडम। क्योंकि आप यकीन माने, आप जितने मर्जी अच्छे हिटर हो जाएं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट 3 out of 6 balls in an over for boundary, there is a high probability you will get out. It's a high risk strategy. तो आपको उनको टाइम देना है, क्योंकि वो एक मैच में चलेगा, 3 में से एक में चल जाएगा, 4 में से एक में चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, वो एक मैच भूल के वो कहते हैं जी ड्रॉप कर दो। द पेशेंस विद दीज प्लेयर्स, आजम खान, खुशदिल, ऑल दीज गाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल को यही होगा कि वो बेचारे अपनी गेम चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि जी वो तेज़ नहीं वो आउट जल्दी हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द रन्स दे आर स्कोरिंग, रन्स बाबर करके देगा आपको, इट्स एट द रेट दैट दे आर स्कोरिंग। ठीक हो गया। नेशनल T20 का जी अगर टेबल हम अपने सामने रख सके तो लेट्स लाइक रिमाइंड एवरीवन व्हाट द सिचुएशन इज एज ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर शो। जिस तरह हमने आपको हमेशा से क्या, जब से स्टार्ट हुआ तब से ये चक्कर है, नॉर्दर्न टॉप ऑफ द टेबल जी, और वो सेमीफाइनल में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, साथ में खैबर पख्तूनख्वा भी क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। सिंध जैसे हमने आपको बताया हैव ऑल्सो लॉक्ड देयर पोजीशन, लेकिन बलूचिस्तान, सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब, थ्योरेटिकली सदर्न पंजाब इज स्टिल इन इट। ये 3 टीमें अभी भी चौथी पोजीशन ले सकती हैं। सो दिस इज़ नाउ द बिजनेस एंड नाउ लुक्स वेरी वेरी इंटरटेनिंग। और इस वक्त सदर अगर तो आज जो बलूचिस्तान का मैच है हसन, एक दफ़ा जब बलूचिस्तान के मैच की डिसीजन आएगी देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। इफ बलूचिस्तान लूजेस देन सदर्न पंजाब हैज़ टू विन बोथ गेम्स to make it into the semi-finals with a good run rate, because Southern Punjab के इस वक्त net run rate भी जो है वो इस वक्त is at the bottom। अच्छा हसन, अब थोड़ा सा चलते हैं, let's talk about the tournament as a whole। I believe you have prepared something for us। If you can just start off and tell us what you've noticed as far as the overall batting numbers are concerned and the overall bowling numbers are concerned of all 6 teams। So I wanted to explain this to के मतलब कि ज़्यादा मैं ट्रू रन रेट या डिटेल्ड एनालिटिक्स में नहीं जाऊँगा, वो तो हम आर्ट के लिए रखते हैं, बट ये एक बेसिक अंदाज़ा हो जाए लोगों को कि बेसिकली T20 के जब आपने ब्रेक डाउन करना होता है तो किस तरह आप T20 के नंबर्स, एक टीम को जज करना है तो किस तरह करना है। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि पावर प्ले में हर टीम का बलूचिस्तान को छोड़ के तकरीबन 7.5 से ऊपर ही रन रेट है, तो पाकिस्तान में जब कई दफ़ा बात आ जाती है कि जो ओपनर जो है वो 7.5 पे स्कोर कर रहा है तो बड़ा अच्छा स्कोर कर रहा है, दैट इज़ व्हाट द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़। तो आई गो यहाँ पे टीम बाई टीम जाऊँगा कि अगर आप नॉर्दर्न को देखें 43 की इनकी पावर प्ले में एवरेज है, सबसे कम विकेटें लूज़ करते हैं पावर प्ले में, ये उनका दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो इतना अच्छा खेलते हैं और दे आर एट द टॉप कि, और रन रेट भी उनका अच्छा है। सिर्फ सेंट्रल पंजाब का उनसे बेहतर रन रेट है, सेंट्रल पंजाब का जैसे कामरान अकमल, बाबर आजम उनके टॉप ऑर्डर में, जबकि नॉर्दर्न के हैदर के अलावा तो बाकी दोनों अली इमरान खेल रहा है या उमर अमीन खेल रहा है या जिशान मलिक खेल रहा है, जनरली अपना टाइम लेते हैं, लेकिन वो तब भी इतना अच्छा खेल रहे हैं कि वो 8 से ऊपर के रन रेट पे कर रहे हैं। उसके बाद जब मिडल ओवर्स आते हैं तो 9.5 की रन रेट है, कभी शादाब कर रहा है, कभी आसिफ कर रहा है, उमर अमीन कर रहा है या हैदर कर रहा है या जो भी ओपनर लंबा खेल रहा है वो कर रहा है, विच अलाउज देम के डेथ में भी जब आएंगे द गो एट 10 एंड ओवर। एंड बेसिकली ये ऐसी टीम है इन 6 टीमों में जिसकी हर बेस जो है कवर्ड, एंड दैट इज़ वाई दे आर द बेस्ट बैटिंग यूनिट इस पूरे टूर्नामेंट का। फिर आप आते हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, तो अगर आप इनका देखें कंपेयर टू स्पेशली नॉर्दर्न का, एक तो उनकी पावर प्ले रन रेट बहुत कम है, मतलब रिलेटिवली कम है, 7.46 है, जिसकी का रीज़न ये है कि रिजवान तो एंकर का रोल प्ले करता ही करता है, बट फ़खर का भी हमने पिछले साल डेढ़ में देखा है आहिस्ता आहिस्ता फ़खर भी थोड़ा सा टाइम ले के अब मारना शुरू होता है, 3-4 ओवर में मारना शुरू करता है, तो इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर से जो है इतना पावरफुल नहीं है। बट मिडल ओवर्स में 43 की एवरेज है, क्योंकि आगे जब मोहम्मद हफीज़ हो, जब आपके पास रिजवान लंबा खेल रहा हो, तो दैट अलाउज देम के वो बेसिकली मतलब कि स्लो स्टार्ट को भी कवर कर रहे हैं।
तो केपी का अगर गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स उनके दिमाग में अगर उनकी बैटिंग यूनिट को कुछ देखना हो तो वो ये देखेंगे कि जो पावर प्ले में है यहाँ पे उनको ज़्यादा कैपिटलाइज करना है। कल का मैच भी जो आपने देखा जब रिजवान ने 99 किया 170 के टारगेट में, लेकिन अगर आप देखें 10 ओवर्स के इख्तिताम पर केपी जो है 6 से कम के औसत पे जा रहे थे। और ये नंबर्स बेसिकली कल के रात के मैच से पहले के हैं, कल जो दोपहर का सिंध और नॉर्दर्न का मैच है उसके बाद के नंबर्स हैं। तो प्रॉब्ली इसके कल के मैच के बाद प्रॉब्ली इससे भी कम पावर प्ले की रन रेट हो जाएगी। तो आई थिंक केपी की ये एक चीज़ मिसिंग है जो उन्होंने कवर करनी है। फिर आप बलूचिस्तान पे आते हैं। बलूचिस्तान का ऑब्वियसली पावर प्ले में सबसे कम रन रेट है, 7 से भी कम है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हाँ अवैस और बिस्मिल्लाह हैं मारने के लिए, लेकिन अवैस भी थोड़ा टाइम लेता है और इमाम का तो स्पेसिफिक रोल ही ये है कि वो 18-20 ओवर्स खेल के जाएं। उनका थोड़ा ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन है, बट लाइक मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं कि अगर आप 4-5-6 पे मतलब आपके पास कोई मोहम्मद हफीज़, कोई शोएब मलिक, कोई आज़म खान जैसा प्लेयर नहीं है, तो उनको तो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक उनको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जिसके बाद जब आप बाद में देखें तो मिडल ओवर्स में भी वो 42 के एवरेज है, लंबा खेलते हैं और जिस वजह से वो डेथ ओवर्स में कवर करते हैं, तो अगेन 10 से ऊपर का रन रेट है। फिर आप सिंध पे आते हैं। सिंध पे आई एम रियली सरप्राइज बाय दिस, क्योंकि 7.52 का रन रेट विद खुर्रम मंजूर एंड शर्जील देयर इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अब सिंध का अगर आपके पास आज़म भी आ गया, सरफराज भी फॉर्म में है, असद ने भी थोड़ा बहुत स्कोर किया, 150 की है, दानिश अजीज स्कोर कर रहे हैं, लंबा बैटिंग लाइनअप है, जब अनवर अली भी है, सुहेल खान भी है, हसान खान भी है। तो आई थिंक सिंध का एंड आई बिलीव कि उनकी मैनेजमेंट में भी ये बात हो रही है कि वो चाहते हैं कि ऊपर से ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जाए, क्योंकि अभी इससे पहले टूर्नामेंट के स्टार्ट में वो थोड़े डरे हुए थे कि सारी पावर जो थी वो टॉप ऑर्डर में थी। अब चूँकि मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर फॉर्म में है, तो आई थिंक ये जो 7.52 का नंबर है ये इंक्रीज़ करेगा। सिंध क्यों कम्पीट कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप उनका डेथ का रन रेट देखें तो 12.1 जो कि मतलब कोई करीब भी नहीं आता। अगर दानिश की इनिंग्स देखें, कल के आज़म की इनिंग्स देखें, सुहेल खान, अनवर अली ने पहले मैच में जो किया, सिंध की जो उनका सबसे बड़ा फ़ायदा रहा है वो ये है कि अगर सेमीफाइनल है या फाइनल है, इफ इट कम्स डाउन टू 5 ओवर में 65-70 भी चाहिए या 60, बेसिकली जो इस वक्त डेथ रन रेट है दैट बेसिकली मीन कि 5 ओवर में 61 चाहिए होगा, तो ऑन एवरेज सिंध वो अचीव करेगा। एंड दैट इज़ जो एडवांटेज है उनके पास गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। अब आते हैं उन दोनों टीमों पे जो इस वक्त बॉटम पे एंड वाई दे आर एट बॉटम। पहले तो सेंट्रल पंजाब है कि 38 की एवरेज है, 8.5 का पावर प्ले रन रेट है, बट अ लॉट ऑफ दैट इज़ बिकॉज जब से बाबर आया है तो वो बहुत बेहतर हो गया। उनके आने से पहले इतना नहीं था, एक सिर्फ अब्दुल्ला शफीक और कामरान अकमल वाला मैच था जिसमें उनकी थी। इनके जो नंबर्स हैं ज़्यादा उनके वरिंग बॉलिंग नंबर्स हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। बॉलिंग में हम ब्रेक की बात करेंगे। एंड लाइक डेथ का इशू जो सबसे सरप्राइजिंग है दैट सदर्न पंजाब, क्योंकि सदर्न पंजाब आर दी ओनली टीम जिनका मिडिल ओवर्स का रन रेट इज़ हायर देन द डेथ का रन रेट। क्यों? क्योंकि जब वो 6 ओवर्स पहले स्टार्ट तो उनका स्लो होता है, एज ए सेट के 7.75 है, बट लाइक 26 की पावर प्ले एवरेज है, तो ऊपर से विकटें गिरती हैं। बट वंस यू गो इनटू द मिडिल ओवर्स, खुशदिल है, सोहेब मकसूद है, हुसैन तलत है, जो भी मिडिल ओवर्स में खेल रहे हैं बस स्पिनरों को बहुत मारते हैं, जो कि उनके नंबर्स जाहिर कर रहे हैं। जो इनका इशू है वो डेथ का है, क्योंकि कई दफ़ा ये मारने पे जब खुशदिल सोहेब वगैरह आते हैं, हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है कि इनका लोअर ऑर्डर उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जिस तरह बाकी टीमों का कर रहा है, एंड दैट इज़ वन प्लेस जहाँ पे सदर्न पंजाब ने लैग किया है। ठीक है जी, ये वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर भी हसन हमें एनालिसिस देंगे। देखते रहिए TCL स्पोर्ट्स लाउंज। हसन चीमा एनालाइज कर रहे थे तमाम टीमों की, नेशनल T20 में जो 6 की 6 टीमें हैं इनकी बैटिंग के नंबर्स को एनालाइज कर रहे थे। अब वक्त हो रहा है जी बॉलिंग के नंबर्स का। बॉलिंग के नंबर्स के अंदर जिस हमने आपने बैटिंग में पॉइंट आउट किया कि सदर्न पंजाब के कितना एक यूनिक सिचुएशन थी कि मिडल ओवर्स में दे वर स्कोरिंग एट अ हायर रेट देन द डेथ। व्हाट इज़ द सिचुएशन विद द बॉलिंग? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि सदर्न पंजाब डेथ में तो काफ़ी ज़्यादा कंसीड किया। तो अगर हम बॉलिंग के नंबर्स पे आएँ तो इसमें आई गो कॉलम बाय कॉलम। इस बात पहले जो पावर प्ले एवरेज है दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट बेसिकली मीन्स कि आप ऊपर से आउट कितने कर रहे हैं। तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा बाकी सब की 30 से 35 तक है, खैबर पख्तूनख्वा की 22 है, बिकॉज उनके पास शाहीन है। और जब आपके पास शाहीन होता है तो जैसे मैंने पहले बात की कि केपी के बैटिंग में थोड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन जब आपके पास शाहीन अफरीदी और वो जिस तरह से पावर प्ले में बॉलिंग करा रहा है उस तरह से करा रहा हो तो फिर आप बहुत चीज़ें जो है कवर हो जाती है। दूसरा सेंट्रल पंजाब की 34 की यहाँ पे एवरेज है, लेकिन पहले 5 मैचों में टोटल 2 आउट किए थे पावर प्ले में। वो जब वकास मकसूद वापस आए हैं, फ़हीम अशरफ वापस आए हैं, तब उन्होंने आउट करना शुरू किया और सेंट्रल पंजाब वहाँ पर लैग किया। और एक सदर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब का तो
आई गेस इरफान की भी वो परफॉर्मेंस नहीं रही और इरफान को वो सपोर्ट भी नहीं रही। सबसे बुरी एवरेज है, सबसे बुरी पावर प्ले की रन रेट है कि वो ऊपर से ही कंट्रोल ही नहीं कर पाते गेम को, एंड दैट इज़ वाई देयर बॉटम। और वंस वी कम टू द मिडिल तो अगेन काफ़ी सिमिलर सॉर्ट ऑफ नंबर्स हैं, बट स्टैंड आउट टीम अगेन नॉर्दर्न है क्योंकि 8.33 की मिडल ओवर्स रन रेट है इवन आफ्टर जो कल के मैच में आजम ने इनको मारा। और दैट इज़ इनका जो एडवांटेज है, और क्यों नॉर्दर्न सबसे फेवरेट्स है क्योंकि जितना उनके पास डेप्थ है बॉलिंग में कि शादाब करा है, शादाब के साथ हारिस रऊफ या मूसा खान जो है मिडल ओवर्स में बॉलिंग करा रहे होते हैं। तो आम तौर पे टीमों को अगर आप देखें 9 से ऊपर की औसत पे स्कोर करते हैं, नॉर्दर्न के खिलाफ उस तरह नहीं कर पाते। कल आजम ने कर लिया, बट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब पूरी रिसोर्सेज हों नॉर्दर्न के पास तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। एंड अगेन सिंध और सदर्न पंजाब ये लैक करती है। सिंध और सदर्न पंजाब दोनों की 9.5 से ऊपर की औसत है। द रीज़न इज़ कि ये वो दो टीमें हैं जिनका चौथे पाँचवें बॉलर का बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे ये चौथे पाँचवें बॉलर के ओवर्स कराने की कोशिश करते हैं। सिंध पहले मीर हमज़ा से, अब गुलाम मुदस्सर से करा रहे हैं, या अपने असगर और हसान जो स्पिनर से कराते हैं। लेकिन जो सिंध की एक चीज़ लैकिंग है, जैसे मैंने बैटिंग की बात की, बैटिंग तो उनकी पूरी कवर्ड है। जो एक चीज़ लैकिंग है, जो नॉकआउट्स जब आएंगे तो सरफराज को एज कप्तान कवर करनी होगी, यही चौथे पाँचवें बॉलर का इशू है। क्योंकि अगर आप चेस डिफेंड कर रहे हो तो बहुत ईजिली हो सकता है कि चौथे खासतौर पर पाँचवें बॉलर के 4 ओवर में 50-55 भी पड़ जाए। और आखिर में फिर डेथ पे आता हूँ, एंड दैट इज़ वेयर लाइक हमने देखा कि 10-10 पे सारी टीमें स्कोर कर रही हैं, लेकिन जब मैं बॉलिंग नंबर्स निकालना शुरू हुआ तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि सब के 9.5-10 के करीब हैं। फिर आखिर में जब सदर्न पंजाब का किया तो समझ आए कि बेसिकली सब ने सदर्न पंजाब को ही मारा है कि अगर 12.5 की औसत पे आपने डेथ में कंसीड किया और उसके अलावा किसी टीम का 11 भी नहीं है, देयर इज़ अ रीज़न, दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर एट द बॉटम। कि अगर आपके ऊपर से आउट नहीं कर रहे और डेथ में रन नहीं बचा पा रहे। और हमने आई थिंक इससे पहले भी शो में बात की थी कि जब हुसैन तल्लत आपका एक रेगुलर डेथ बॉलर बन जाए, मतलब हुसैन हमारा प्लेयर है और बहुत उसमें टैलेंट है और मतलब उसको सपोर्ट करते हैं, बट लाइक हुसैन इज़ नॉट द गाय कि आप उसको डेथ स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश करो। मेक अप फॉर द एज अ सिक्स्थ बॉलर। यस एग्जैक्टली। तो दैट इज़ वेयर सदर्न पंजाब आर लैकिंग। और नंबर्स को देखें तो केपी के पावर प्ले में जिस तरह वो आउट करते हैं, नॉर्दर्न के मिडल ओवर्स में जो उनका कंट्रोल है, ये दो चीज़ें मैटर करेंगी। और फिर केपी की ऑब्वियसली डेथ पे, और ये 9.21 है इवन विद वहाब बेसिकली नॉट हैविंग 70-75% पे खेल है वहाब अभी तक, मतलब वहाब रियाज लेवल पे नहीं। लेकिन इनके पावर प्ले के नंबर्स में मैं अगर एक और बंदे का नाम लूँ who sort of like has had a resurgence in the last couple of games, and that is Usman Chinwari. Usman Chinwari has played wonderfully and he's bowled really tightly. Wickets भी ले रहे हैं, स्कोर भी रोक रहे हैं, बल्कि बल्ले से भी 30-35 निकाल रहे हैं। Usman Chinwari is one player that I honestly sometimes want to understand कि उनकी परफॉर्मेंसेस इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आता है। When Usman Chinwari is on song, असल पाकिस्तान, but when he's on song, he is a world class bowler. ठीक है। And when he's not on song, he concedes so many runs. Like the difference between his peak and when he has an off day is I can't remember any other player coming close to that. अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया क्रिकेट के साथ, हमने फुटबॉल की बात नहीं की। जल्दी से फुटबॉल पे बात करने की कोशिश करते हैं जी। इस हफ्ते लीग में खैर 3 बड़े मैचेस हैं, लेकिन हम 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक मैच है द मर्सीसाइड डर्बी जिसके अंदर इनफॉर्म एवर्टन इज़ प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, जबकि दूसरा मैच होगा पेप गार्डियोला वर्सेस मिकेल आर्टेटा, दैट विल बी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ, आपको जिस तरह का पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक चल रही थी फुटबॉल में, और उसमें जो सबसे नुमाया बात रही वो ये रही कि पता नहीं कितने लोग कोविड पॉजिटिव वापस आ गए हैं, विच बेग्स द क्वेश्चन कि क्या ज़रूरत थी इस वक्त इंटरनेशनल ब्रेक्स की, जबकि डोमेस्टिकली इतने अच्छे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे। तो वॉज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव दीज मैचेस राइट नाउ? एंड the clubs are saying this, the journalists are saying this, the players are saying this कि no, there was absolutely no sense in doing that। और उसमें हमें अब हुआ क्या, लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया। सबसे प्रोमिनेंट नाम जो कोविड पॉजिटिव आए हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, जिसके नतीजे में उनकी बहन ने कहा कि जी ये सब फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि जी ये जो कोविड और के सब फ्रॉड है। बट देन अगेन आई थिंक इट इज़ दैट स्टेटमेंट इज़ मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन देन एनीथिंग एल्स। लेकिन लेट्स जस्ट क्विकली जंप इनटू द मर्सीसाइड डर्बी। हमने कार्लो एंचेलोटी पे बहुत डिटेल्ड पीसेस पहले कर चुके हुए हैं। हम इस वक्त नाउ दिस इज़ हिज फर्स्ट
proper test, and that is against Jurgen Klopp in such a big derby. This is not Carlo Ancelotti's first proper No, test. no, for Everton this for season. Everton, For Everton this Because I season. was यार. thinking, Sorry यार. They played Spurs in the first game of the season. नहीं बट वो उसके अंदर वो ये था ना कि दे वर स्टिल फाइंडिंग देयर फीट स्पर्स जब आपने पहला मैच देखा था हमें क्लियरली नजर आया था कि मोरिनियो जितना मर्जी कहे कि मुझे प्री मैच अच्छा दे दो you could clearly see that they were struggling to even उनकी signings भी नहीं adjust हुई थी, that was a Yeah. separate thing, and then he made up with a lot of people in the dressing room as well after that match. Yeah. So I mean अगर आप इस मैच को देखें, this is really fascinating for me, क्योंकि जो आपने लिवरपूल का लास्ट रिजल्ट देखा 7-2, 3 deflected goals, 1 error, 4 गोल तो ये हो गए, but the amount of goals that Everton are scoring without keeping the ball, like Everton have की possession अगर आप देखें तो even when they should be dominating possession उनकी होती है 50% possession होती है, 51-52% possession होती है उनकी. In this match they're not going to dominate possession, but the quality thing about this Everton team is कि they have James Rodriguez तो हैं ही, उसके अलावा दे क्रिएट चांसेस इवन व्हेन दे हैव वेरी लिटिल ऑफ द बॉल. उनका बड़ा एक सेट पैटर्न है कि हम लोगों ने चांसेस इधर से क्रिएट करने हैं, दिस इज आवर आउटलेट, एंड दे गो टू दैट आउटलेट एवरी टाइम दे गेट द बॉल, दे विल गो टू दैट आउटलेट एंड देन दे विल ट्राई टू स्कोर द गोल. अब लिवरपूल जितना मर्जी पोजीशन डोमिनेट कर ले, एंचेलोटीज टीम हैज़ दैट, एंड because Liverpool are a high press team and because Liverpool play a certain way and we've seen them do that, and but this season it will be really interesting how Liverpool react to this because they are having defensive issues. हमने पिछले मैच में बात की थी कि लिवरपूल के सेट पीसेस के ऊपर दे आर नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एज दे वर बिफोर कोविड ब्रेक जब आई थी, उसके बाद से इवन द प्रीमियर लीग स्टार्टेड, इवन द लास्ट मैच सेट पीसेस के ऊपर उनको मसला हुआ था. इफ यू वांट वन प्लेयर इन द वर्ल्ड टू डिलीवर दो सेट पीसेस राइट नाउ दैट वुड बी James. And with Calvert-Lewin scoring all those goals as well, and you know also their defenders are scoring a lot of goals, Everton as well, set pieces पे उन्होंने काफ़ी गोल किए हैं season, so that will be really interesting for me. This won't be an easy win for Liverpool, I don't think so. the fact that you said कि विन का नाम साथ लगा दिया है, Yeah. मैं तो उसी पे हैरान हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक तो आई थिंक लिवरपूल शुड बी हैप्पी इफ दे मैनेज अ ड्रॉ है. In action, I would say कि अगर ये रैंडम कोई किसी टाइम पे हो रहा था तो प्रॉब्ली आई वुड गॉन विद द ड्रॉ एज वेल, लेकिन यू कंसिडर द फैक्ट कि लिवरपूल का एस्टन विला वाला जो मैच था उसके बाद आई डोंट थिंक क्लॉप ने पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक्सेप्ट करेगा एनीथिंग बिलो लिवरपूल का 100%. और लिवरपूल जब 100% पे खेलती है, जब कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड और मोटिवेटेड होती है, जब वो प्रेस कर रही होती है, तो बाएं साइड शायद ही यूरोप में कोई टीम है जो उनको हैंडल कर पाए. तो दैट्स द थिंग कि यहाँ पर अगर लिवरपूल एक नॉर्मल लीग गेम खेल रही हो, हाँ बेसिक मर्सीसाइड डार्बी है, बट इवन देन अगर ये लेट्स से बॉक्सिंग डे पे आ रही हो इन द मिडल ऑफ लाइक काफ़ी मैचेस हो रहे हों और रोटेशन चल रही हो, आई डोंट थिंक इस मैच में रोटेशन होगी और आई डोंट थिंक इस मैच में लिवरपूल कंप्लेसेंट होगा, क्योंकि आफ्टर दैट एस्टन विला गेम आई थिंक लिवरपूल जो है वो दे विल कम रोरिंग बैक. Also, I think I forgot if James went to South America qualifier as well, because that's another problem. Whenever South American players come back, it's a huge issue because उनको time लगता है to get settled in. ठीक है, अच्छा चलो फिर अब बात कर लेते हैं साथ ही मिकेल आर्टेटा और पेप गार्डियोला के मैच की. मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल. आई एम एक्सपेक्टिंग अ फास्ट पेस्ड गेम. Yeah, he was playing the Yeah, Colombia match. So, a fast-paced match. हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि Guardiola went up against his mentor and now उससे Arteta. भी बड़े मैनेजर के खिलाफ. अब Arteta is going up against his mentor in the coaching world. Fast-paced, I'm not too sure about that because Arteta is cleverer than people give him credit for. क्योंकि वो बहुत cleverly he tries to take the pace away when he's playing a stronger team. Even जो लिवरपूल वाला मैच था, although Liverpool ended up winning that match, in the first half Arsenal tried not to play at a high pace and even tried to stop Liverpool from playing at that pace. So you know वो कहना बड़ा आसान है कि Arteta का मैच with Guardiola and they both want to press and play at a high pace. Arteta is really intelligent like that. He will try to sit deep and not take those extra chances against someone like Manchester City, and we've already seen Arteta in his short stint as a coach do really well against top teams. He sets up really well against them. So I'm not expecting a fast-paced match, but tactically it will be really interesting to see how Arteta deals with his team. He's now so far played with a back three a lot of times. So let's see what he does in this match. अच्छा, इस मैच के अंदर अगर ये वो पिक्चर बार बार हम बल्कि प्ले भी कर रहे हैं, इसमें आर्टेटा और गार्डियोला साथ बैठे हुए हैं. सो आई मीन हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस गार्डियोला हैड on Arteta's style of managing so far, because he has been his assistant
So I mean, what is your? I know it is still, these are still early days for Arteta, but what has been your first impression It's not as far as influence from Guardiola is concerned? It's not even Guardiola, क्योंकि I remember before Real Sociedad he was Barcelona की academy में ही था, तो like Arteta comes through वो जो Barcelona का जो culture है, जो उनका DNA है, उसके through आता है. और ऑब्वियसली वर्किंग विद Guardiola 2 साल 3 साल तो वो तो अफेक्ट करेगा, बिकॉज जितना बड़ा कोच Guardiola है और जो उसका वर्क एथिक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड द फैक्ट कि Guardiola स्पेसिफिकली चोज हिम, क्योंकि वो इट्स नॉट लाइक अगर वो स्पेनिश आ रहा था इंग्लैंड में तो कोई और भी वो स्पेनिश प्लेयर वो ले सकता था, और भी सोच वाली. इट्स नॉट लाइक कि जब वो मैन सिटी ज्वाइन कर रहा था कोई लैक ऑफ ऑप्शंस थी लोगों की जो अप्लाई कर रहे होंगे असिस्टेंट मैनेजर के रोल के लिए, तो उसने भी आर्टेटा में कोई चीज़ तो देखी होगी. एंड दैट्स बिन द थिंग कि अगर आप आर्टेटा की बात करें कि द वन थिंग विद आर्टेटा जो उसने Guardiola से, लोग Guardiola के साथ अटैच करते हैं टिकी टाका स्टाइल ऑफ फुटबॉल वो सब कुछ. Guardiola आई रिमेंबर जब बायर्न का उनका पहला सीजन था, तब बायर्न में उन्होंने बात की थी कि ये मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मेरा ये एक बिलीफ है कि सबसे प्रैग्मेटिक सबसे आसान तरीका क्या है सही हो गया. एंड दैट इज़ वेयर आर्टेटा रियली स्टेप्स अप, कि वो मैच को स्टडी करता है, देखता है ऑपोजिशन को, और वो गेम प्लान बनाता है. ये नहीं कि मैंने इस स्टाइल से खेला है, वो ये गेम प्लान बनाता है कि सबसे आसान तरीका क्या है ये मैच, और अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करता है स्ट्रैटेजी. इस हफ्ते बड़ा मैच होगा. इट विल बी द डर्बी डे इटालिया प्लेड बिटवीन इंटरनेशनल वर्सेस एसी मिलान. उसके अंदर जो खास इंटर वर्सेस डर्बी इटालिया, मिलान डर्बी यार, सॉरी माय बैड. मैं जुवेंटस से बाहर नहीं यार, ये आप बैंड तो उतारे ना शाबाश. मैं जुवेंटस से बाहर नहीं आला, सॉरी जी. मैं पहले भी डर्बी डी इटालिया कह चुका हूँ, पता नहीं क्यों. मिलान डर्बी है जी, इंटर वर्सेस एसी मिलान. लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो TCL स्पोर्ट्स लाउंज विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे. आपके ट्वीट्स को इस शो का हिस्सा बनाएंगे. देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. हम आपको हर एपिसोड में अपडेट दे रहे हैं ऑन द रेड बुल हाफ कोर्ट चैलेंज. उसके क्वालिफाइज खेले गए जी मुल्तान में भी. जल्दी से अगर समराइज़ कर दें कि वहाँ पर क्या बना. वहाँ पर भी जी 16 टीमों ने हिस्सा लिया. अगेन वेरी हार्टनिंग, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फॉर्मेट जिसका आपको ज़्यादा पता होता है. और टीमें आई मुल्तान से, मियाँ चुन्नू से, रहीम यार खान से, बहावलपुर से. और एक सख्त मुकाबले के बाद जो मुल्तान से क्वालिफायर हैं वो हैं शाहीन बास्केटबॉल क्लब, which will now go and play in the nationals on the 26th in Islamabad. हम अपने हर एपिसोड में आपको अपडेट्स दिया करेंगे ऑफ हाउ दिस टूर्नामेंट इज प्रोसीडिंग. अब आई बिलीव लाहौर के क्वालिफायर्स खेले जाएंगे और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में. सो दिस कंपटीशन इज़ ऑल्सो हीटिंग अप. अच्छा, उसके अलावा जी TCL स्पोर्ट्स विनर, जिस तरह हम आपको हर दफ़ा बताते हैं, #TCL स्पोर्ट्स लाउंज लिख कर अपने सवालात और अपने कमेंट्स हमें भेजा करें. एंड TCL देन रैंडमली पिक्स विनर्स फॉर गिव अवेज एंड गुडीज़ कर्टसी ऑफ TCL पाकिस्तान. आज के हम विनर्स बताते चलें जी. वलीद मुगल साहब, फारिस मलिक, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद आलम और शारम इजाज़ कादिर. थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग. अब चलते हैं जी जल्दी से आप लोगों की ट्वीट्स की तरफ. बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने इतने डिटेल्ड एनालिसिस आज क्रिकेट पे कर लिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शो का हिस्सा बना सके, लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल. खैर एनीवेज, फ़हद के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं. और फ़हद का सवाल ये है कि क्या एवर्टन इस सीज़न टाइटल जीत सकता है जैसे लेस्टर ने जीता, और विल दे इवेंचुअली फेड अवे. ऑल्सो कैन लीड्स फिनिश इन टॉप 6. सेकेंड हाफ पर डिस्पाइट देयर लव फॉर बियल्सा आई विल से नो, लेकिन फर्स्ट हाफ पे आई थिंक दे हैव मोर रिसोर्सेज देन लेस्टर. It's not even, well, probably they don't have as many resources क्योंकि they don't have anyone defensively जो अंगोला कांटे के लेवल के. बट उनके पास मौका है क्योंकि किसी का प्री सीजन नहीं रहा, और हमने देखा है कि सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड किस तरह स्ट्रगल कर रही हैं. टीमों को एडजस्ट हो नहीं पा रहा, बिकॉज टीमों के एक वो रूटीन बनी होती थी कि जी आपने जुलाई अगस्त में अपने जिस्म को किस तरह प्रिपेयर करना है, फिर सीज़न शुरू होगा, वो सब कुछ. एंड द फैक्ट ये काफ़ी बड़ी टीमों को अपने बड़े स्टेडियम्स का भी फ़ायदा होता था, होम पे रेफरी भी ज़्यादा सपोर्ट देता था. तो लाइक एवर्टन जो है, लाइक नहीं, दैट्स लाइक साइंटिफिक फैक्ट कि जब 60,000 बंदा आप पे भी चीख रहा हो तो आप भी गलत डिसीजन लेंगे. तो
आप तो उसकी बात करें यहाँ पर तो क्रिकेट में हम देखते हैं कप्तान अंपायर पे चीखता है तो वाइट बॉल भी चेंज कर देता है तो बट कह रहे नहीं। तो आई थिंक एवर्टन का चांस तो ज़रूर है, एंड लाइक इट्स नॉट लाइक कि उनकी टीम में ऐसे मतलब हम एवर्टन नाम तो इस तरह का लेस्टर से उन्होंने कंपैरिजन किया। लेस्टर की उस टीम के बेस्ट प्लेयर अंगोलो कांटे, रियाड मारेस, जेमी वार्डी ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कभी कोई इतनी बड़ी चीज़ अचीव नहीं की थी। आपके पास कार्लो एंचेलोटी है, आपके पास रिचार्लिसन जिसने कोपा अमेरिका के फाइनल का गोल किया, आपके पास खामेस रोड्रिगेज कितना जीता हुआ है, आंड्रे गोमेज बार्सिलोना से लीग टाइटल जीता हुआ है, जेरी मीना वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, लुकास डीनिया सही है रहा है। तो लाइक आई थिंक एक्सपीरियंस तो है उस एवर्टन टीम का। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आकिब और जी यूसुफ, तो ये आप दोनों के सवालों को मैं जल्दी से क्लब कर लेता हूँ। आकिब का अगर सवाल हम फ़ौरन इस वक्त स्क्रीन पर रखें, उनका सवाल यह है कि जी डिस्कस आजम खान एज विकेट कीपर ओपनर इन T20s अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और साथ ही साथ अगर हम जी यूसुफ जई का सवाल ये वाला देख लें तो ये भी इनका है, उन्होंने पूरी जी स्क्वाड बताकर हमें बनाकर प्रपोज करके दी है T20 टीम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। इसमें काफ़ी सारे नाम उन्होंने डाले हैं, लेकिन मैं आप इन दोनों को मैं यही आप लोगों से गुजारिश हमारी यही होगी कि एक दफ़ा इस टूर्नामेंट को ख़त्म हो लेने दें, तो जब जिम्बाब्वे की सीरीज़ से पहले हम अपने शोज़ करेंगे तो वील हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिस्कस कि किस किस को चांस देना चाहिए, किस किस को नहीं चांस देना चाहिए। देयर वर सर्टन नेम्स जो आपके इस वक्त जो आपने 16 की लिस्ट दी थी उसमें थे, जिस पर अभी हम लोगों के थोड़े से आईब्राउज रेज होंगे, लेकिन वी विल डेडिकेट प्रॉपरली अ शो on what we believe should be the team that should be playing in Zimbabwe. जी आप कुछ कहने लगे थे? I was gonna say कि I think 19 को टीम अनाउंस हो रही है। I think our next show is on the 17th or the 18th, right? तो I want to do जिस तरह आज टीम्स पे किया उस तरह I'll probably do एक इंडिविजुअल्स पे इस टूर्नामेंट के बेसिकली ब्रेक डाउन, क्योंकि once you see the numbers you see कि what the reality is. चलें एक और सवाल को भी हम जल्दी से जी शो का हिस्सा बना लेते हैं। Let's just have a quick look. ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। नासिर खान साहब उन्होंने सवाल पूछा, डू यू थिंक शर्जील हैज़ डन इनफ टू वारंट अ प्लेस इन द टीम, ऑल्सो कैन दानिश अजीज रिप्लेस हिम। फिर उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, और जब उन्होंने कहा कि जी आई कैन आंसर द सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन, दी बॉलिंग इमाद की उन्होंने और दानिश की बॉलिंग को कंपेयर किया। लेकिन अगेन मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, आई विल रिवर्ट बैक टू द अर्लियर आंसर दैट आई गेव कि हमें बैठकर उस पर मतलब वी विल हैव टू हैव we'll have to do a detailed show on who we think should be given a run for the Zimbabwe matches. लेकिन रेहान मिसबाहुल हक अभी तक तो क्योंकि चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि शर्जील्स फिटनेस इज नॉट अप टू द मार्क। इवन इफ शर्जील्स फिटनेस वाज अप टू द मार्क, आप क्लियरली देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में शर्जील इज नॉट प्लेइंग लाइक शर्जील इज प्लेइंग फॉर द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्स। आपको पाकिस्तान के ओपनर एक बाबर आजम है, उसके साथ आपको दूसरा ओपनर ऐसा नहीं चाहिए जो स्ट्राइक रेट पे। शर्जील इज नोन टू प्ले एट रियली हाई स्ट्राइक रेट, उसने वो नहीं किया इस टूर्नामेंट में। ठीक हो गया जी, अगले सवाल की तरफ जी जल्दी से एक और अगर हम इस वक्त यहाँ पे ले लें तो हमारे पास जी अब आई बिलीव ये शहरी का सवाल है, why Messi at false 9 didn't work versus Sevilla, and why is it that Barcelona looks like a Segunda division team whenever they are pressed high up the pitch, and why Barcelona signed Pjanic instead of signing a ball winner like Partey? Whole club is a mess. This is more of a frustration of a Messi fan. He's right, because अगर आप बार्सिलोना को देखें तो I think कोमन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। Now they're playing with two midfielders in the center with Sergio Busquets still playing there. So they're not playing 4-3-3 any longer. It's 4-2-3-1 mostly, which allows Messi to not exactly false 9, but वो basically he drifts in and drifts out. The problem is जिस तरह इन्होंने बात की, जब प्रेस करते हैं तो वो ऐसे बहुत लेबर्ड इसलिए लगते हैं बिकॉज अब वो सर्जियो बुस्केट्स में वो पेस रही नहीं कि वो आगे प्रेस करेगा, उसके साथ पूरी टीम आगे जाएगी, एंड देन अदर टीम्स कैन प्ले अ लॉन्ग बॉल ओवर द टॉप एंड देन बार्सिलोना हैव नो आंसर्स, सो दे आर वेरी सर्कमस्पेक्ट ऑफ आल्सो ट्राइंग टू टेक दैट चांस। सो आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन कि येस व्हेन दे प्रेस दे लुक वेरी लेबर्ड नाउ। ठीक है जी, और प्यानिच की ट्रांसफर दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, वैसे भी आई थिंक इट इज़ंट फेयर टू कमेंट ऑन प्यानिच ट्रांसफरिंग टू दिस बार्सिलोना, क्योंकि इट वाजंट अ कूमन साइनिंग टू बिगिन विद। हमारे शो का जी वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा #TCL स्पोर्ट्स साउंड लिखकर। अगली दफ़ा तक के लिए रेहानुल हक, हसन चीमा और हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।